हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। यूपी ट्रिपल एससी की जो अभी परीक्षाएं आने वाली हैं, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट और पेट 2023, तो इन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इन परीक्षाओं में जो 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनकी एक प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की है। ठीक है, जिसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चंस के आपको 10 वीडियो देंगे, जिसमें से 3 वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं। आज का वीडियो ये चौथा वीडियो है, जिसमें प्रश्न संख्या 151 से 200 तक है। ठीक है, बाकी ये प्रश्न जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप यूजर नेम है, और बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये वीडियोस वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी जो है वो चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो करंट अफेयर्स की वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। उसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। तमिल साहित्य जो है वो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ये जो दक्षिण भारत में पांड्य राजा थे, पांड्य राजाओं के दरबार में तमिल भाषा के कवियों की एक सभा या परिषद होती थी, और उसी परिषद में जो साहित्य वगैरह लिखा जाता था उसको संगम साहित्य बोलते थे। इस सभा को संगम सभा बोलते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी और भद्राचलम। तो इसका जो सही जवाब है वो हम्पी है। जो ये विरूपाक्ष मंदिर है ये जो है आपका हम्पी में स्थित है। ये हम्पी जो है जो पुराना विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। शंकर जी का मंदिर है। ठीक है, ये शिव मंदिर है। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि विरूपाक्ष कौन सा किसका मंदिर है, तो शिव मंदिर है। हम्पी क्या है, किसकी राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये किस नदी के तट पर बसी है, तो तुंगभद्रा नदी के ये तट पर जो है बसा है। इस तरह से ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। राजेंद्र प्रथम ने जो है ये चोल झील का क्या है निर्माण करवाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वगाई, शाला भोगा, पल्लीच्छांदम, ब्रह्मदेव। तो इसका जो सही जवाब है वो है पल्लीच्छांदम। ये जो भूमि है ये जैन सभाओं को दान में दी जाती थी। इसके अलावा ये 3 ऑप्शन है, ये भी जो है दान में दी गई भूमि के ही नाम है, जिसमें ये बेलन बगाई जो है, ठीक है, ये नॉन ब्राह्मण्स को, गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसको बेलन बगाई बोलते थे। शाला भोगा जो है वो जो विद्यालयों को भूमि दान में दी जाती थी उसको शाला भोगा बोलते थे। और ब्रह्मदेव जो है जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी उसको ब्रह्मदेव बोलते थे। ठीक है, तो ये चारों तरह के क्या है भूमि दान की गई भूमियों के नाम है, जिनकी आपको डिटेल्स मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। पाल साम्राज्य जो है वो भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ये बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में ये साम्राज्य होता था, और गोपाल जो थे इसके पहले राजा थे। गोपाल ने इस पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनके बीच तक्षशिला शहर जो है स्थित है? ऑप्शन है सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और व्यास। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम बीच की नदियों के बीच में ये जो है तक्षशिला शहर स्थित था। यहाँ पर क्या है प्रसिद्ध तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वहां थी, जिसमें चाणक्य जो थे वहां के चांसलर या प्रमुख थे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, 4 जोड़े लिखे हुए हैं, उनमें सही नहीं होता है। एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, एडी 708 शक संवत की शुरुआत और बीसी 261 कलिंग युद्ध की शुरुआत। तो इसका जो सही जवाब है वो है एडी 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 में हुई थी। इस वजह से ऑप्शन ए जो है इसका गलत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? ठीक है, ऑप्शन थे तराइन 1992, चंदावर 1993, कन्नौज 1994, 1192, 1193, 1194 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी विकल्प गलत हैं। एक्चुअल में जो है जयचंद की मृत्यु जो है जब चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, तो वो 1193 नहीं 1194 में हुआ। ठीक है, और इसी समय क्या है जयचंद की मृत्यु हो गई। तो जयचंद की मृत्यु जो हुई वो चंदामर में तो हुई, बट वर्ष 1194 में हुई। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्री, जो कुछ यात्रियों के नाम लिखे हैं आपको बताना है किस क्रम में भारत आए, मतलब पहले कौन आए, उनके बाद कौन आए और सबसे बाद में कौन आए। ऑप्शन है टॉमस रो, फाहियान और हुइंसा। तो इसमें जो टॉमस रो थे ये एक्चुअल में जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो फाहियान थे ये जो आए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में, और हुइंसांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के साम्राज्य में आए थे। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है, अब आप लोग देख लीजिए सबसे पहले कौन था, हुइंसांग जो सबसे पहले कौन था, चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त में फाहियान आए तो दूसरा सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद हर्षवर्धन आए, हर्षवर्धन का ये तीसरा हो गया, और सबसे बाद में जहांगीर आए। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, सबसे पहले फाहियान, फिर हुइंसांग, फिर टॉमस रो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शन है 1471, 1191, 1391, 1061। तो इसका जो सही जवाब है वो 1191 में है। पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। कालांतर में 1192 में दोबारा लड़ाई होती है दोनों के बीच, तराइन में ही होती है, और उस युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज जो है पराजित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ठीक है, अमीर खुसरो का आपको जन्म स्थान बताना है, एटा, कासगंज, कन्नौज और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कासगंज में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता, तोताए हिंद बोलते हैं इनको भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ठीक है, आपको बताना है ये किसके दरबार में कवि थे। ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, उनके दरबार में ये होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, ये बलबन ने जो है वो लौह और रक्त की नीति अपनाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ठीक है, आपको एकल द्वीप का नाम बताना है, सबसे दक्षिणतम जो है। ऑप्शन है रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप। ये भारत का क्या है, दक्षिणतम सुदूर में स्थित जो है द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है जोजिला और बुर्जिल, इसमें है जम्मू और कश्मीर, बारालापचाला और शिपकीला उत्तर प्रदेश, थांगला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, और चौथा है नाथुला और जैलेपला सिक्किम। तो जोजिला जो है ये जब से लद्दाख बना हुआ है तो ये लद्दाख में चला गया है। ठीक है, बुर्जिल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो पहला तो ये वाला जो है वो गलत हो गया। इसमें बारालापचाला है और सिपकीला है, ये दोनों जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर उसके बाद थांगला, नीति पास और लिपुलेख, ये तीनों जो हैं उत्तराखंड में है, तो ये वाला भी गलत हो गया। नाथुला और जलेपला जो है वो सिक्किम में है। तो केवल चौथा वाला सही है, बाकी ऊपर के तीन गलत हैं। तो आपको बताना है सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए जो है इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो गलत सुमेलित हैं, बाकी चौथा जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोटी साइलेंट वैली, ठीक है, पीक साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्कड़ सबसे ऊंची चोटी है। ये इसमें आपको सबसे पहले इसमें चोटी का नाम लिखना है, कौन सी चोटी जो है वो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शंस है अनाईमुड़ी, अंगिड़ा, उसके बाद से देवीमला और पेरूमला। तो इसका जो सही जवाब है वो है अंगिड़ा। अंगिड़ा जो है वो साइलेंट वाले राष्ट्रीय उद्यान की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के लिए पूछा है। बाकी आप दक्षिण भारत की देखोगे
तो दक्षिण भारत की क्या है, अन्नाईमुडी है। ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में हुआ है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहां पर एक आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है भांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार और तिब्बत पठार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये छोटा नागपुर पठार जो है वो देश के खनिज के दिल के रूप में जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ वगैरह वाला जो एरिया है वो छोटा नागपुर पठार में आता है। भारत का प्रमुख खनिज जो है वो छोटा नागपुर पठार से ही हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार और रोहतास पठार। तो ये जो दक्कन ट्रैप है वो क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो ज्वालामुखी विस्फोट से जो मिट्टी निकल के आई है काली मिट्टी, वो काली मिट्टी यहाँ पर फैली हुई है, इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक, ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन है सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली और विंध्य। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। अरावली जो है वो भारत की प्राचीनतम श्रेणी है। इसका जो मेन जो है इसका अभी स्थान है जो ये राजस्थान में स्थित है, और माउंट आबू में गुरु शिखर जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब तो ये सेडिमेंट्री होने लगा है, अब इसका वो जो ये हवा आदि के प्रभाव से कोरोजन इसका होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? आंधी जो है वो उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत और आम्र वर्षा उड़ीसा। तो आंधी तो उत्तर प्रदेश में आती है, ये सही है। काल वैशाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। लू उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में उसको बोलते हैं। बाकी आम्र वर्षा जिसको मैंगो शावर बोलते हैं ये ओडिशा में नहीं होती है। ठीक है, ये ओडिशा की जगह क्या है, केरला में होती है, जो मानसून के टाइम पे आती है। केरला उसको मैंगो शावर बोलते हैं, इसमें आम के पेड़ बौर आने लगती है। ठीक है, तो ये केरला में आती है और उसके बाद से कोस्टल कर्नाटका जो तटीय कर्नाटक है, ठीक है, उसमें आती है। ठीक है, कोस्टल कर्नाटका, तो ये ओडिशा इसका है। तो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तराखंड। तो विंसर का जो जंगल है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, और इसी जंगल के बीच में एक विंसर महादेव का भी मंदिर है। ये एक प्रमुख जो है उत्तराखंड का टूरिस्ट प्लेस है या पर्यटन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबा, इस्पात और जस्ता। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये जो खेतड़ी परियोजना है राजस्थान की, ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का निम्न में कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन और कावेरी बेसिन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है, जिसको केजी बेसिन भी बोलते हैं। ये क्या है, आंध्र प्रदेश का सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट क्या है? अयस्क का फॉर्मूला आपको बताना है। Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 और 2Fe2O3.3H2। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है वो Fe3O4, जिसमें जो Fe या लोहे के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु शामिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम और लोहा। तो मोनोजाइट जो है वो थोरियम का एक अयस्क है। ठीक है, इसके अलावा लोहा भी लिखा हुआ है, तो लोहे के 2 अयस्क जो हैं वो हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट। ठीक है, ये 2 अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शंस है क्या है, पहले में योजना और मिशन लिखा है और दूसरे में लिखा है यूपी बजट 2023-24 में आवंटन। ये 4 योजनाएं लिखी हैं जिसमें यूपी सरकार ने क्या है अपने बजट में कुछ पैसे का आवंटन किया है। आपको बताना है किस योजना के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया। तो पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए जो है वो यूपी सरकार ने 12,613 करोड़ का जो है आवंटन किया होगा। ठीक है, तो ए का जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए जो है यूपी सरकार द्वारा क्या है 400 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। ठीक है, फिर सामूहिक विवाह योजना है। सामूहिक विवाह योजना के लिए
कुल 600 करोड़ का फंड जो है अलॉट किया गया है। फिर चौथा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए 1050 करोड़ का जो है फंड एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो इसका ये हो गया ऑप्शन आपका बन गया 2 4 1 3। इसमें देखिए ये बी में जो है वो 2 4 1 3 है, तो इसका सही जवाब जो है वो 2 4 1 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो लागू हुआ है। ऑप्शन है 1 जुलाई 2018, 1 जून 2018, 1 अप्रैल 2017 और 1 जुलाई 2017। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 जुलाई 2017। जो जीएसटी है वो भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। और अभी जीएसटी के 3 फॉर्म है, जिसमें एक है आपका सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या राज्य वस्तु एवं सेवा कर, और तीसरा है आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ये सीजीएसटी केंद्र का, एसजीएसटी राज्य का और आईजीएसटी में दोनों का एकीकृत, बाद में ये अपना हिस्सा बांट लेते हैं। बाकी अभी जो दरें हैं जो अपने यहाँ अभी जीएसटी की, उसमें 0%, कुछ चीजों पर कोई जीएसटी नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी दर है जो 5% का है, तीसरा स्लैब जो है वो 12% का है, चौथा स्लैब जो है वो 18% का है और पांचवा स्लैब जो है वो 28% का है। तो जीरो को काउंट भी नहीं करेंगे तो जीएसटी की कितनी दर हो गई टोटल? 4, 5%, 12%, 18% और 28%। वैसे जीएसटी में ये जीरो को जो लोग कई बार काउंट करते हैं, तो आप देखिएगा ऑप्शन में अगर कभी पूछा जाए तो 0, 5, 12, 18, 28 0% की लिस्ट में भी कुछ वस्तुएं शामिल है, तो वैसे इसके 5 जो है वो हो जाएंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक? इसमें एक वर्ड छूट गया है, नहीं है। ठीक है, नहीं है ये लिखना है था। इसमें आपको बताना है कि इनमें 4 दिए हैं, इसमें से कौन सा जो है वो संकेतक नहीं है। ऑप्शन है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय जो है या पर कैपिटा इनकम जो है वो मानव विकास का सूचकांक नहीं है, ये जीडीपी के लिए सूचकांक माना जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है ये, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए ये होता है। तो इसका 1, 2, 3 सही है, चौथा ये जो है ये संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में केंद्रीय बजट में उल्लिखित भारत श्री संबंधित है। ऑप्शन है संग्रहालय से, अनाज से, पौधरोपण से और बीमारियों से। तो जो भारत श्री है वो संग्रहालय से संबंधित है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो प्राचीन काल के जो अवशेष हैं उनको डिजिटाइज फॉर्म में क्या है संग्रहित किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? सही कथन आपको बताना है। इसका मुख्यालय संघाई में है और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। तो सही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो संघाई में ही है और इसकी स्थापना जो है वो ब्रिक्स देशों ने ही की है और इसी वजह से इसको कभी कभी ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। तो इसके दोनों सही हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एक तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शंस इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। जो अनुच्छेद 24 है उसमें क्या है अल्पसंख्यकों के जो हितों की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 24 है इसमें बालकों का कारखानों में नियोजन आदि पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के तहत, कानूनी अधिकारों के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत और प्राकृतिक अधिकारों के तहत। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, और इसके लिए आप उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इनके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे इनका अगर कहीं वायलेशन होता है तो आप उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? मौलिक अधिकार जो है वो भली भांति लागू हो इसके लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है,
ये उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देकर क्या है, ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने विशेष उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय पर सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा के अधिकार के बारे में मौलिक अधिकार जो है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में हुई है? इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 29 एवं 30, अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 21A। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 21A में जो है वो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये मूल संविधान में ये अनुच्छेद 21A जो है वो नहीं था। इसको जो है 86वां संविधान संशोधन जो आया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, उसके तहत जो है एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं वे जो वास्तविक जो संविधान जो है अपनाया गया था 1950 में उसमें नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा है। आपको बताना है किस समिति की संस्तुति पर क्या है ये जोड़ा गया था। ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, आयंगर समिति और ठक्कर आयोग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर भी क्या है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये जो है ये 42वां संविधान संशोधन जो है 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वर्ष 1976 में आया था, इसके तहत इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शंस है लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान को मानना एवं के आदर्शों की कद्र करना। तो इसका जो ऑप्शन ए है लोक चुनाव में वोट डालना, ये लोगों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी ये तीन जो है वो अनुच्छेद 51 का में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आपके 11, उनमें ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 127। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये कितने लिए रहता है? ये यूजुअली 6 माह के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, 6 माह के बाद इसको संसद में पारित कराना पड़ता है, अदरवाइज ये अपने आप विड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन है 10, 22, 12 और 9। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ये सदस्य वो होंगे जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 लोगों को जो है वो राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में क्या है, मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये शक्ति जो है किसी क्षेत्र को या किस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की जो है वो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये अनुच्छेद 244(1) के तहत है और ये जो है 5वीं अनुसूची में शामिल है। अभी जो मणिपुर में विवाद हुआ है मैतेई और बाकी लोगों के बीच में, वो उसमें यही कहा गया है कि हाईकोर्ट इस तरह का आदेश कैसा दे सकता है जब यह शक्ति जो है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास नहीं थे या संसद के पास विधान बनाकर ये है। ये ऑलरेडी हम करंट के क्वेश्चंस में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद जो है वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। मनुष्य में जो है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं?
ऑप्शन 30, 31, 37 और 40। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है 31। मानव में जो है वो 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच सीमा रेंज के भीतर काम करता है? ठीक है, ऑप्शन है 8.0 से 9.0, ये पॉइंट छूट गया है, 6.0 से 7.0, 7.0 से 7.8, 6.0 से 6.8। तो हमारा शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच सीमा के भीतर जो है वो काम करता है। जो 7 इसका है वो मिड सेंटर होता है। 7 से आप अगर घट जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। 7 से अगर बढ़ता जाएगा 14 तक जाएगा तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो है वो शरीर क्या है, हल्की सी क्षारीय पीएच रेंज में जो है वो काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो कोशिकाओं की संख्या सामान्य संख्या कितने हजार प्रति मिलीमीटर? ऑप्शन है 0.5 से 5, 4.5 से 10, 10 से 14.5 और 15 से 19.5। तो ये जो सही जवाब है वो है 4.5 से 10 हजार प्रति मिलीमीटर की जो है वो कोशिकाओं की संख्या या श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन होती है? ठीक है, ऑप्शंस है 2.5 से 4.5, 6.5 से 9.5, 4.6 से 6.2 और 9.6 से 12.2। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं की जो है संख्या जो है कितनी होगी? 4.6 से 6.2 मिलियन की संख्या इनकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? ऑप्शन है कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। बल जो है वो बाकी राशियों से भिन्न है। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है ये तीनों अदिश राशियां हैं। इनके निरूपण के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जबकि बल के निरूपण के लिए आपको दिशा की जरूरत होती है कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। अतः बल जो है वो एक सदिश राशि है, बाकी ये तीन राशियां जो है वो अदिश राशियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और थर्मामीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या है, आर्द्रता मापी जाती है। बाकी हाइड्रोमीटर जो है वो क्या है, किसी भी तरल का जो है वो डेंसिटी या घनत्व का अध्ययन करने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर वायु दाब के लिए है और थर्मामीटर जो है वो ताप के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा और सामर्थ्य। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। सामर्थ्य का मात्रक जो है वो जूल नहीं है, बाकी यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा इन तीनों का मात्रक जो है वो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वॉट घंटा किसके बराबर? ऑप्शन है 2400 जूल, 2200 जूल, 3200 जूल और 3600 जूल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, 3600 जूल। एक्चुअल में 1 जूल जो होता है वो होता है 1 वॉट सेकेंड। ठीक है, 1 वॉट सेकेंड। और यहाँ पे घंटा अगर लिखा है तो घंटे में सेकंड के लिए कितना करेगा? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आप 60 का 60 में गुणा करोगे तो 36। तो 1 जूल जो है वो कितना हो जाएगा? 3600 जूल, वो सॉरी 1 वॉट सेकंड जो है वो 1 वॉट घंटा जो है वो 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का, वो है सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होगा? ऑप्शन है 760 सेमी पारा में स्तंभ, 1.013 क्रॉस 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1.013 क्रॉस 104 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और 760 मिलीलीटर पारा स्तंभ। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ का जो दाब होता है वो यूजुअली एक वायुमंडलीय दाब या सामान्य वायुमंडलीय दाब जो होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही हमारे ये जो है इस श्रृंखला का आज के ये चौथा वीडियो समाप्त हो गया है। 200 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, बाकी 300 क्वेश्चंस भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस की क्या है, आंसर शीट लगी हुई है। ठीक है, बाकी जब आपको पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें भी ये पीडीएफ में ये आंसर शीट लगी होगी, वहां से आप ये मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर चौथा जो है वीडियो कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अब आपसे जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, 5वें भाग में, जिसमें हम लोग 201 से 250 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।